Hello everyone, how are you all? I hope that you people are fine. So today in this video, I will be dealing with the provisions of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005. इससे पहले section 12 से पहले की videos you people can check out in my playlist of Domestic Violence Act. इस वीडियो के अंदर मैं सेक्शन 12 से शुरू करूंगी. सेक्शन 12 इज डीलिंग विद द एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट. ये कौन से चैप्टर 4 के अंदर आता है? ये बात करता है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर्स ऑफ रिलीज. सो पीपल, इफ यू हैव योर बेयरिंग्स, ओपन इट और साइड बाय साइड देखो व्हाट आई एम सेइंग एंड अकॉर्डिंगली स्टडी. ऑलराइट, now see people, section 12 talks about application to magistrate. It says that अगर कोई भी aggrieved person है या फिर protection officer और any other person और behalf of the aggrieved person के behalf में वो लोग application magistrate के सामने they can present the application seeking one or more relief. Relief क्या क्या है? जैसे कि monetary relief लेनी है, custody orders लेने हैं, residence order लेना है, ये सारे relief provided है protection of women from domestic violence act के अंदर. So aggrieved person या protection officer या or any other person अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ में एप्लीकेशन पेश कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने रिलीफ लेने के लिए. प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट कोई भी एप्लीकेशन बिफोर पासिंग कोई भी ऑर्डर रेसिडेंस ऑर्डर अगर मजिस्ट्रेट को पास करना है, अगर कोई भी ऑर्डर पास करना चाहते हैं, उस ऑर्डर को पास करने से पहले क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट है he will be properly taking into consideration the DIR, that is the डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को जो उनको रिसीव हुई थी प्रोटेक्शन ऑफिसर ने और सर्विस प्रोवाइडर ने जो भी रिपोर्ट में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दी थी, मजिस्ट्रेट प्रॉपर he will be taking into consideration that particular DIR report, then only he will be passing any order of release. All right, now subsection 2 जो है section 12 का, वो बोलता है कि रिलीफ जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर मिली है वो क्या एक में इंक्लूड अ रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ एनी ऑर्डर, जहाँ पे वो कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, डैमेजेस मांग सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कि रिलीफ में उसे ये मिल सकते हैं, कॉम्पनसेशन और डैमेजेस मिलेंगे, जो भी उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा किसको? अग्रीव्ड पर्सन को. ठीक है. और फर्दर सबसेक्शन 3 के अंदर बोला गया है कि एवरी एप्लीकेशन जो भी सबसेक्शन 1 के अंदर किस फॉर्म में होगी, जिस प्रॉपर फॉर्म जो होता है प्रॉपर तरीके से, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जिस तरीके से होनी चाहिए, उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है फॉर्म का, एप्लीकेशन का, तो वो उस तरीके से इट शुड बी इन सच अ फॉर्म एंड अकॉर्डिंगली द पर्टिकुलर्स मस्ट बी मेंशन्ड देयर. For the magistrate shall fix the first date of hearing. डेट ऑफ हियरिंग जो है मजिस्ट्रेट फिक्स करेंगे और जिस दिन उन्हें एप्लीकेशन मिली है उसके 3 दिन के अंदर हियरिंग हो, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग मतलब डे ऑफ हियरिंग हो जानी चाहिए, फर्स्ट हियरिंग हो जानी चाहिए. फिफ्थ सबसेक्शन बोलता है कि मजिस्ट्रेट शैल एंडेवियर दैट ही विल बी डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन जो भी उन्हें सबसेक्शन 1 के अंदर मिली है रिगार्डिंग सीकिंग फॉर द रिलीफ अंडर दिस एक्ट. तो it should be disposed, every application which should be disposed within a period of 60 days from the date of the first hearing के बाद. All right people, you should know about it. Now people, section 13 it is talking about the service of notice. ये बोलता है कि notice of the date of hearing, जो भी section 12 के अंदर date of hearing की बात पढ़ी थी अभी हमने, अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, उस नोटिस को प्रोटेक्शन ऑफिसर को देते हैं और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उस नोटिस को जाके सर्व करता है रिस्पोंडेंट को या फिर और एनी अदर पर्सन जिसका भी नाम प्रिस्क्राइब्ड है उस नोटिस के अंदर. मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे और विद इन द मैक्सिमम 2 days ये नोटिस सर्व हो जाना चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको नोटिस भेजना है. फॉर द सबसेक्शन 2 बोलता है कि a declaration of service of notice which has been made by the protection officer, it shall be the proof that such notice was served upon the respondent. जैसे ही प्रोटेक्शन ऑफिसर नोटिस दे देंगे ये सफिशिएंट प्रूफ है कि रेस्पोंडेंट को वो नोटिस मिल चुका है या फिर जिसका भी पर्सन का नेम और एनी अदर पर्सन नेम्स हु हैज बीन गिव, मतलब जिस भी अदर पर्सन का नेम अगर मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट कराए कि इसको नोटिस जाना चाहिए, अगर उसको मिल गया तो ये सफिशिएंट प्रूफ है कि हाँ नोटिस सर्व हो गया है. सब सेक्शन 14 बोलता है काउंसलिंग से रिलेटेड.
मजिस्ट्रेट जो है ना एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, डायरेक्ट कर सकते हैं रेस्पोंडेंट को या फिर अग्रीव्ड पर्सन जो है। रेस्पोंडेंट क्या होता है, अग्रीव्ड पर्सन क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, सो डोमेस्टिक वायलेंस की जहां डेफिनेशन बताई है वहां पे यू पीपल कैन रेफर। टेल मी बिलो इन द कमेंट बॉक्स कहां डिफाइंड है दोनों, अग्रीव्ड पर्सन एंड रेस्पोंडेंट। तो मजिस्ट्रेट क्या है, सेक्शन 14 बोलता है मजिस्ट्रेट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर रेस्पोंडेंट को और अग्रीव्ड पर्सन को डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो अकेले बुलाकर या फिर जॉइंटली दोनों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग टू की उनकी काउंसलिंग होनी, टू अंडर दैट देयर काउंसलिंग मस्ट हैपन, कि उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए विथ एनी मेंबर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर था कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन सर्विस प्रोवाइडर जो है काउंसलिंग करेंगे उनके, वो होगा पर्सन जो उनकी काउंसलिंग करेगा, उसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशंस होगी और एक्सपीरियंस होगा काउंसलिंग का। एंड जहाँ पे मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट ने डायरेक्शन इशू करे हैं अंडर सबसेक्शन 1 जो भी बताया, then he will be fixing the next date of the hearing case within a period of not exceeding 2 months. This is the important provision. You yourself refer section 14 subsection 2. वो आपको पर काउंसलिंग से रिलेटेड पता होना चाहिए। All right. Now further section 15. Now section 15 it is talking about the assistance of welfare expert. ये बोलता है कि इस in any proceeding under this act of DV Act, magistrate जो है for discharging his functions he can take the assistance of a welfare expert. वैसे जो welfare expert होता है preferably एक women होती है। Section 16 वहीं पे बात करता है about the proceedings to be held in camera. अगर magistrate जो है if he considers that the circumstances of the case so warrant that, and if either party to the proceedings so desire, then he can conduct the proceeding, then he may conduct, the may word should be focused upon, okay? Then he may conduct the proceedings under this act in camera, okay? Proceedings जो भी होती है, then it will be held in camera. Now section 17, it is talking about right to reside in a shared household. What does it mean? Section 17 बोलता है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every woman जिसके साथ domestic relationship में थी, उसके पास right है then that she can reside in the shared household whether or not she has any right or beneficial interest in the उस जिस भी house में उसका कोई beneficial interest है या नहीं है. If she had been in the domestic relationship with the person, then every woman is having right to reside in the shared household. तो उनके पास right है कि वो उस shared household में रहेगी. Second subsection clause बोलता है, subsection बोलता है section 17 का, that aggrieved person shall not be evicted or excluded from the shared household से evict नहीं करोगे or any part of it by the respondent in accordance with the act. जिसका मतलब ये है, दोबारा सुनो, that aggrieved person को आप जो evict नहीं करेगा रिस्पोंडेंट, ना ही एक्सक्लूड करेगा उस शेयर्ड हाउसहोल्ड से, या फिर उसके किसी भी पार्ट, एक कॉमन हाउस घर है, उस घर के अंदर से किसी भी पार्ट में अगर वो रह रही है या फिर किसी भी कमरे में रह रही है, उसको evict या फिर एक्सक्लूड नहीं करेगा रिस्पोंडेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. That aggrieved person is having right to reside in a shared household. All right. Section 18 बात करता है protection orders. प्रोटेक्शन ऑर्डर एक तरीके का रिलीफ है. अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का रिलीफ उसने सेक्शन 12 के अंदर, सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन में लिखा है, तो क्या होगा, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर में मजिस्ट्रेट जो है, आफ्टर गिविंग द अग्रीव्ड पर्सन एंड द रेस्पोंडेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, दोनों पक्षों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जो है, अगर वो सेटिस्फाइड है दैट कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट हुआ है और डोमेस्टिक वायलेंस होने वाला है, और then magistrate can pass a protection order in the favor of the aggrieved person के फेवर पे डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर सकते हैं मजिस्ट्रेट, और प्रोहिबिट कर सकते हैं रेस्पोंडेंट को कि वो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, उसको किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट फर्दर परफॉर्म नहीं करेगा. कौन, रेस्पोंडेंट नहीं करेगा. वो किसी भी, जहाँ पे अग्रीव्ड पर्सन इज हैविंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहां पे भी एंट्री नहीं करेगा रेस्पोंडेंट.
अगर उसका और फर्दर किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करने का कोशिश नहीं करेगा रेस्पोंडेंट किससे, अग्रीव्ड पर्सन से, इंक्लूडिंग कोई भी देखो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, पर्सनल हो सकता है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट में, तो नहीं कर सकता रेस्पोंडेंट किसी भी तरीके से, ही इज प्रोहिबिटेड। फर्दर वो कोई भी एसेट या फिर ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स या फिर अगर कोई भी बैंक अकाउंट था रेस्पोंडेंट और अग्रीव्ड पर्सन का, साथ में कोई बैंक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, बैंक अकाउंट भी था, वो उसको बेच नहीं सकता किसी भी तरीके से। कोई भी एसेट अगर है रेस्पोंडेंट और वो अग्रीव्ड पर्सन का, रेस्पोंडेंट बेच नहीं सकता उस पर्टिकुलर थिंग को। ऑलराइट, फर्दर causing violence to the dependents, other relative or any other person, अग्रीव्ड पर्सन के कोई भी रिलेटिव्स जो है या फिर डिपेंडेंट्स हैं, उनको किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करेगा रिस्पोंडेंट। और कोई भी ऐसे एक्ट जो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर दिए गए हैं which is prohibiting the respondent, so respondent is prohibited from doing so. All right, now for the residence order, section 19 बात करता है residence order के बारे में। residence order होता क्या है? residence order means while disposing of an application under subsection 1 of section 12, magistrate may, on being satisfied that domestic violence has taken place, then he can pass a residence order. जब भी वो एप्लीकेशन पास, while disposing of the application, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 जो था, उसके अंदर जो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट था ना, सेक्शन 12 के अंदर पढ़ा था, राइट? सो मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है that डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, then he can pass a residence order, then magistrate can pass a residence order. So from residence order क्या समझे आप कि residence order पे जो aggrieved person है उसको when she has shared the common household with the respondent, तो जो aggrieved person होगा उसका हक है, she is having the right to get residence in that shared household, तो उसको वो residence order magistrate पास करेंगे और aggrieved person will be living there, and magistrate जो है restrain करेंगे respondent को from dispossessing or in any other manner not to disturb the possession of the aggrieved person in any manner, right? और direct करेंगे respondent को कि वो अपने आप ही to remove himself from the shared household, और restrain करेंगे relative के, respondent के relative को और respondent को खुद को कि वो किसी भी portion जो shared household का है they will not be entering there, और alienate नहीं कर सकते उस share household property को, etc. You people should know about this. For more reference, you people yourself refer section 19, and if you want I to make separate video on that topic of residence order, then I will be making. Till right now people, just you should know about that, what residence order actually talks about. All right, now under section 12, no, sorry, not 12 people, it is section 20. It is talking about monetary relief. मॉनिटरी रिलीफ की सेक्शन 20 बात करता है, वो बोलता है कि while disposing of application अंडर सेक्शन 12 के अंदर जो एप्लीकेशन जो मजिस्ट्रेट को दी गई है कि रिलीफ के लिए, तो उसमें से मॉनिटरी रिलीफ भी मांग सकता है कौन कौन अग्रीव्ड पर्सन। तो अग्रीव्ड पर्सन जब मॉनिटरी रिलीफ मांग रहा है तो ये रिस्पोंडेंट जो है मॉनिटरी रिलीफ देगा, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट करेंगे पहले तो रेस्पोंडेंट को कि मॉनिटरी रिलीफ दो, किसको, अग्रीव्ड पर्सन को, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस से मीट कर सके। All right, so this you should know, and again if you want me to make separate video on this topic, I will be making. Till right now monetary relief के अंदर क्या क्या आ सकता है, medical expenses, everything is included. All right, जो भी खर्चा पानी देना पड़ेगा respondent को, aggrieved person को, वो देगा monetary relief के अंदर। Now for the custody order, section 21 बात करता है उसका। कस्टडी ऑर्डर के अंदर क्या आता है, इट इज बेसिकली कस्टडी ऑर्डर है तो किससे रिलेटेड बात करेगा, इट इज टॉकिंग अबाउट दैट मजिस्ट्रेट at any stage of hearing of the application for the protection order or for any other relief, इस एक्ट के अंदर टेम्पररी कस्टडी चाइल्ड की किसको देता है, अग्रीव्ड पर्सन को देता है। आई होप दैट यू पीपल ऑल्सो नो दिस, राइट? Now section 22, it is talking about the compensation order, other in addition to other reliefs like custody order को छोड़ के residence order हो गया, protection order हो गया, etc. इसके साथ एक और रिलीफ है, वो है compensation orders.
So magistrate on getting an application of that कि domestic violence has been taken place, then वो डायरेक्ट एक ऑर्डर पास कर सकता है जहाँ पे वो रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट करेगा कि वो कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस फॉर द इंजरीज जो भी हो रखा है किसको, अग्रीव्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग अगर कोई मेंटल टॉर्चर, इमोशनल डिस्ट्रेस, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट की वजह से जो भी अग्रीव्ड पर्सन को हुआ है, रेस्पोंडेंट वो देगा किसको, अग्रीव्ड पर्सन को, जो उसकी वाइफ है या फिर और एनी अदर पर्सन, एनी वुमेन, उनको क्या देगा, डोमेस्टिक वायलेंस दिस कॉम्पनसेशन देगा टू रेस्पोंडेंट। सेक्शन 23 बात करता है पावर टू ग्रांट इंटीरियम एंड एक्स पार्टी ऑर्डर्स। मजिस्ट्रेट ही है जिनके पास ये पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं इंटीरियम ऑर्डर एज ही डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर। ऑलराइट, सेक्शन 24 वहीं पे बात करता है कोर्ट टू गिव कॉपीज ऑफ ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट। मजिस्ट्रेट जो है shall fix in all cases where he has passed any order under this act order that copy of such order shall be given free of cost to the parties to the application, the police officer in charge of the police station in the jurisdiction of which magistrate has been approached, or any other service provider who is located within the jurisdiction of the court. And if any such service provider has registered a DIR, domestic incident report, to that service provider, so copy free of cost दी जाएगी to the service जिन्होंने भी application दी है magistrate को, कॉपी ऑफ द ऑर्डर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। वहीं पे सेक्शन 25 बात करता है ड्यूरेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ ऑर्डर्स। अगर देखो पहली बात तो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो सेक्शन 18 के अंदर हुआ shall be in force till the aggrieved person applies for discharge, जब तक aggrieved person डिस्चार्ज के लिए नहीं बोलता तब तक वो will be remaining till force, उसका ड्यूरेशन वो है। फिर if the magistrate on receipt of an application aggrieved person से या फिर रेस्पोंडेंट से अगर कोई एप्लीकेशन मिली मजिस्ट्रेट को that there is a change in the circumstance कि उसमें कोई ऑल्टरेशन करना है या मॉडिफिकेशन रिवोकेशन करना है किसी भी ऑर्डर का, then he may for reasons to be recorded in writing will pass such order as he deems appropriate, तो उसमें ऑल्टरेशन भी हो सकते हैं if it deems fit, otherwise no। सेक्शन 26 वहीं पे बात करता है रिलीफ इन अदर सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। सो एनी रिलीफ जो भी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 may also be sought in any legal proceeding before a civil court, family court, criminal court affecting the aggrieved person and the respondent whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। ठीक है, अगर कोई भी रिलीफ जो भी ऑब्टेन की गई है अग्रीव्ड पर्सन द्वारा इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन अ प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, she shall be bound to inform the magistrate of the grant of such relief। अगर उन्हें कोई भी अग्रीव्ड पर्सन को कोई भी रिलीफ मिली है इस एक्ट के बाहर किसी भी जगह पे किसी और कोर्ट के अंदर, तो वो बताना पड़ेगा अग्रीव्ड पर्सन को, मजिस्ट्रेट को। ठीक है, इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसे, अग्रीव्ड पर्सन को, मजिस्ट्रेट साहब को। वहीं पे सेक्शन 27 है जुरिस्डिक्शन की बात करता है, वो बोलता है कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट as the case may be within the local limits of which aggrieved person permanent, मतलब क्या jurisdiction होगा, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिनके लोकल लिमिट में जो अग्रीव्ड पर्सन है परमानेंटली या फिर टेम्पररी रहता है और अपना बिजनेस अगर कैरी कर रहा है या फिर वहां पे एम्प्लॉयड है, और रेस्पोंडेंट अगर रिसाइड करता है जहां पर रेस्पोंडेंट रिसाइड करता है और अपना बिजनेस कैरी करता है और जहाँ पे कैरी करता है और जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है कौन, रेस्पोंडेंट, और जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, then that particular place will be the then that shall be the competent court to grant a protection order and other orders under this act to try the offenses under this act। All right people, so section 27 is important with respect to the jurisdiction। वहीं पे सेक्शन 28 प्रोसीजर की बात करता है, वो बोलता है कि जो भी प्रोसीजर होगा इट शैल बी गवर्न्ड बाय दी कौन, सबसेक्शन 1 पहले तो देखो, वो बोलता है कि all proceedings under section 12 application to magistrate, section 18, 19, 20, 21, 22, 23 orders की बात करते हैं, और कोई भी offenses under this act under section 31 जो हुआ है आप आगे चलकर देखना सेक्शन 31 के अंदर इट शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी की प्रोविजन से गवर्न किए जाएगा। सेक्शन 31 किसकी बात करता है, इसके अंदर सेक्शन 31 का जिक्र हुआ है तो पता होना चाहिए। सेक्शन 31 इज टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, जब रेस्पोंडेंट ब्रीच करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर का। वहीं पे फॉर द
सेक्शन 28 के अंदर बोला गया है नथिंग इन सबसेक्शन 1 जो है वो प्रिवेंट नहीं करेगा कोर्ट को फ्रॉम लेइंग डाउन इट्स ओन प्रोसीजर फॉर द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 और अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23. सेक्शन 23 किससे रिलेटेड बात करता है? टेल मी बिलो इन द कमेंट बॉक्स पीपल. वहीं पे सेक्शन 29 अपील की बात करता है. अब द पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय द नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन देन व्हाट विल हैपन? देन देयर शैल लाई एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन. विद इन 30 डेज के अंदर अपील कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑन विच the order was made to the magistrate by the magistrate and is served on the aggrieved person or the respondent as the case may be, whichever is later. Always remember this. I hope that you people got to know about these provisions, right people? तो मेरा ये जो कंप्लीट एक्ट है मैं सेक्शन 29 तक कवर करूंगी. उसके आगे मिसलेनियस प्रोविजंस है. You people yourself refer that I have covered till section 29. ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे की वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर्ड कर रखी है तो इट मीन्स आपका जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं. आगे की सेक्शन 30 से आगे का भी चाहिए तो आई विल बी कवरिंग अप बट that is important also. You people yourself refer. All right. So I have covered up from section 12 to section 29 in this video. इससे पहले की videos आप मेरी playlist में जाकर देखो. And if you people have any doubt, do let me know below in the comment box. And do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching this video. Bye bye and all the best.